तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 में आई मूवी हिट द फर्स्ट केस को। इसकी रेटिंग्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी जल्द ही रिलीज हुई है, तो रेटिंग्स ऊपर नीचे होने के आसार ज्यादा हैं। मैं मूवी को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब करा हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। और मुझे थोड़ा और करीब से जानने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम विक्रम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि पहाड़ों के ऊपर जख्मी हालत में किसी को पागलों की तरह ढूंढ रहा होता है। वो एक जगह पर जा पहुंचता है जहां लोहे का गेट लगा हुआ था, पर उसमें अंदर से ताला बंद था। और वो देखता है कि जिसको वो ढूंढ रहा था वो अंदर ही है, और आवाजों से पता चलता है कि वो एक लड़की है। तभी हमें बिना दिखाए ये फील कराया जाता है कि उस लड़की को किसी ने जिंदा जला दिया है। और विक्रम वहीं पर लाचार और बेबस बनकर ऐसा होते हुए देख रहा होता है और तड़प रहा होता है उसे बचाने के लिए, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। तभी विक्रम की आंखें खुलती हैं और हम देखते हैं कि वो एक साइकाइट्रिस्ट के पास है जो कि उससे कह रही होती है कि तुम्हें अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए क्योंकि तुम्हें पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। तो तुम जो नौकरी करते हो उसमें ऐसी चीजें हैं जिसे देखकर तुम्हें स्ट्रोक भी आ सकता है। बात यहाँ ये थी कि जो हमें शुरुआत में सीन दिखाया गया था वो विक्रम का एक दर्दनाक पास्ट था जिसे वो कभी भी भूल नहीं पाया था। और जब भी वो आग या डेड बॉडीज देखता था तो उसे पैनिक अटैक आने लग जाता था और बेहोश हो जाता था। यहाँ चिंता की बात ये थी कि विक्रम एक पुलिस ऑफिसर था जो कि हिट डिपार्टमेंट में काम करता था। इस डिपार्टमेंट का काम ये होता है कि जैसे किसी का मर्डर हुआ है तो उस केस की तहकीकात करना और कातिल को ढूंढ निकालने में ये एक्सपर्ट होते हैं। तो जो विक्रम का काम था इसमें डेड बॉडीज, खून, आग और हर तरह की बुरी से बुरी चीजें देखने के चांसेस ज्यादा थे। तो इसीलिए डॉक्टर उसे ये जॉब छोड़ने को कह रही थी, लेकिन विक्रम उनकी कोई भी बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। विक्रम अपने घर पर अकेले रहता था, यानी कि शायद उसके परिवार में कोई नहीं था सिवाय एक पालतू कुत्ते के। और पल पल हर पल बस उसे अपने पास्ट के दर्दनाक किस्से याद आते रहते थे, पर हमें क्लियर तरीके से नहीं बताया जाता कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। अब अगले दिन विक्रम एक जगह पर जाता है जहाँ पर पुलिस फोर्स एक डेड बॉडी को ढूंढ रही थी, पर घंटों बीतने के बाद भी उन्हें कुछ भी नहीं मिला था। पर विक्रम अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से उस डेड बॉडी को ढूंढ निकालता है, जिसे देखकर वहां सभी उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन बस एक इंसान उससे बहुत चिढ़ता था जो कि था उसी डिपार्टमेंट का ऑफिसर अक्षय। विक्रम की एक खासियत थी कि वो हर केस को बहुत तेजी और फुल बुद्धि का इस्तेमाल करके सॉल्व कर देता था, इसीलिए उसका डिपार्टमेंट में बोलबाला था। पर अक्षय को ज्यादा भाव नहीं मिलता था, जिस बात से वो हमेशा विक्रम से चिढ़ा रहता था। विक्रम के साथ एक और ऑफिसर रहता था जिसका नाम रोहित होता है, जो कि विक्रम के अंडर काम करता था और उसके ही ऑर्डर्स फॉलो करता था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि विक्रम अपनी नई नवेली प्रेमिका नेहा से मिलने के लिए जाता है जो कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करती थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और बातचीत में नेहा उससे कहती है कि तुमने मुझे कभी भी अपने पास्ट के बारे में नहीं बताया। विक्रम थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहता है कि मैं अभी शायद तुम्हें कुछ न बता पाऊं, लेकिन जब भी बताऊंगा सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगा। विक्रम की जो डॉक्टर थी वो नेहा को विक्रम के हालात बता देती है, तो नेहा विक्रम से नौकरी छोड़ने की जिद करने लग जाती है क्योंकि उसे जो पैनिक अटैक आते थे उससे काफी भारी नुकसान भी हो सकता था। पर विक्रम उससे कहता है कि मेरा काम ही है जो मुझे बचा रहा है, तो अगर मैंने ये काम छोड़ दिया तो मैं पागल हो जाऊंगा। नेहा उससे कहती है कि अगर नौकरी नहीं छोड़ सकते तो कम से कम कुछ समय के लिए छुट्टी ले लो और कहीं दूर शांति से रहने चले जाओ। विक्रम ऐसा करने के लिए मान तो जाता है, पर वो नेहा से गुस्सा होकर वहां से चला जाता है क्योंकि वो ऐसा करना नहीं चाहता था, पर इमोशनल ब्लैकमेल करके करवाया जा रहा था। जिस जमाने में कई तरह की डिग्रियां होने के बाद भी नौकरी मिलना मुश्किल हो रहा है, वहां विक्रम से नौकरी छोड़ने के लिए कहा जा रहा था। वैसे नौकरी ना मिलने की टेंशन अब खत्म सी होने लगी है क्योंकि रीलेवल बाय अनअकैडमी ऐसे ही फ्री स्किल्स के थ्रू पूरे भारत में डिजर्विंग कैंडिडेट्स की जॉब लगवा रहा है। और यहाँ से स्विगी, यात्रा, मीशो जैसी 200 से ज्यादा कंपनीज हायर कर रही हैं 18 डोमेन्स में। आप रोहित नहलानी की ही जर्नी देखिए। रोहित ने 12th स्टैंडर्ड के बाद ही अपने फैमिली का बिजनेस संभालना चालू कर दिया। 17 साल की यंग एज में वो प्रोडक्ट मैनेज कर रहे थे और फिर उन्होंने सेल्स में अपना इंटरेस्ट आगे बढ़ाया। अब जब उन्हें जॉब लेना था तो उनके पास दिखाने के लिए डिग्री तो नहीं थी, लेकिन वर्क एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। फिर भी रिज्यूमे और डिग्री के कारण बहुत सी कंपनीज उन्हें चांस नहीं दे पा रही थी। रोहित ने फिर री लेवल का बिजनेस डेवलपमेंट का टेस्ट दिया और इस एक स्टेप से आज वो लोमोज इंटरप्राइजेज में एज ए बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव प्लेस्ड हैं। री लेवल से टोटल 60 करोड़ से ज्यादा वर्थ की जॉब्स डिलीवर हुए हैं और पिछले
पिछले महीने ही 300 से भी ज्यादा ऑफर्स रिलीज हुए हैं। ये आज सारे ही दूसरे हायरिंग प्लेटफॉर्म में से सबसे ज्यादा हैं और इनमें से बहुत से कैंडिडेट्स के होर्डिंग्स भी दिख जाएंगे आपको पूरे भारत में। सबसे खास बात कि ये टेस्ट फ्री है, आप कितनी भी बार बुक करके टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो और ये टेस्ट खुद की प्लेसमेंट के लिए परफेक्ट प्रैक्टिस है। सबसे मस्त बात ये है कि अगर आप टॉप 3 स्कोरर्स बन जाते हो तो आप जीत सकते हो अमेजिंग एप्पल गुडीज जैसे कि मैकबुक, आईफोन और एप्पल वॉच। कुछ दिन पहले ही रीलेवल ने एक नया टेस्ट कैटेगरी इंट्रोड्यूस किया है फॉर कंटेंट राइटिंग। इसका मतलब अब आप टोटल 19 कैटेगरीज में अपना करियर बना सकते हो अक्रॉस सेल्स, प्रोग्रामिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एनालिटिक्स, एचआर एंड मैनी मोर। तो अगर आपके पास किसी अच्छे काम का एक्सपीरियंस है और स्किल्स हैं पर आपको जॉब नहीं मिल रही तो आप नीचे दिए गए लिंक पर जाइए और रीलेवल पर साइन अप करिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका टेस्ट में कितना स्कोर आया। अब विक्रम अपने सीनियर ऑफिसर शेखावत से परमिशन लेकर खुद का दिमाग ठंडा रखने के लिए बर्फ से घिरी पहाड़ियों पर रहने के लिए निकल जाता है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम प्रीति होता है, जो कि एकदम लाली लिपस्टिक लगाकर घर से निकल रही होती है कहीं जाने के लिए। प्रीति कार लेकर घर से निकलती है और एक टोल नाका क्रॉस करती ही है कि तभी उसे याद आता है कि वो अपना फोन घर पे ही भूल गई है। प्रीति अपना फोन लेने के लिए कार वापस घुमा लेती है पर तभी अचानक से गाड़ी बीच हाईवे में ही रुक जाती है और स्टार्ट नहीं हो रही होती। तभी वहां से एक पुलिस ऑफिसर गुजर रहा होता है जिसका नाम इब्राहिम होता है और वो रुककर प्रीति से पूछता है कि क्या हुआ है। प्रीति उसे सब कुछ बता देती है तो इब्राहिम उसे लिफ्ट देने के लिए कहता है पर प्रीति उसके बेढंग पहनावे को देखकर उसके साथ जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे उस पर यकीन नहीं हो रहा था, पर उसका फोन लेकर अपने पिताजी को वहां आने के लिए कह देती है। इब्राहिम एक पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और वहां के इंचार्ज को एक फाइल पकड़ाता है तो पता चलता है कि वो गलत फाइल लेके आ गया है। अब सही फाइल लाने के लिए वो दोबारा से अपने स्टेशन जा रहा होता है तो वो देखता है कि एक नीली कलर की कार प्रीति के पास खड़ी है और प्रीति कार वाले से बात कर रही होती है तो उसे लगता है कि शायद उसके पापा उसे लेने आ गए हैं। सही फाइल लेने के बाद जब इब्राहिम वापस आ रहा होता है तो उसे दिखता है कि एक आदमी प्रीति के कार में झांक रहा है जो कि उसके पिताजी होते हैं। इब्राहिम के पूछने पर पिताजी बताते हैं कि वो अपनी बेटी को लेने आए हैं तो इब्राहिम उनसे कहता है कि एक नीली कलर की कार यहाँ आकर रुकी थी तो मुझे लगा कि वो आप ही होंगे। अब मामला यहाँ थोड़ा पेचीदा हो जाता है क्योंकि इब्राहिम को लगा था कि नीली कार में उसके पिताजी आए थे पर पिताजी तो अभी आए थे तो उस वक्त वहाँ कौन आया और प्रीति कहाँ चली गई। काफी तलाशने के बाद अगले दिन प्रीति के माता पिता गुस्से में इब्राहिम के पास आते हैं और उस पर ही चिल्लाने लग जाते हैं क्योंकि आखिरी बार उसने ही प्रीति से बात करी थी तो उनका ये मानना था कि अगर वो वहाँ रुक गया होता तो शायद ऐसा कुछ होता ही नहीं। इब्राहिम ने तो मदद का हाथ बढ़ाया था पर प्रीति ही उसके साथ नहीं आई थी तो वो क्या ही करता, पर उनकी दशा को देखते हुए वो प्रीति को ढूंढने निकल जाता है। इब्राहिम हाईवे के टोल नाका का सीसीटीवी फुटेज चेक करता है पर उसमें उसे कोई भी नीली गाड़ी गुजरते नहीं दिखाई पड़ती तो वो चकित हो जाता है कि आखिर वो नीली गाड़ी गई कहाँ। हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में सीनियर ऑफिसर शेखावत आ जाते हैं और इब्राहिम को खूब डांट लगाते हैं क्योंकि प्रीति के पिताजी ने कंप्लेन कर दी थी कि इब्राहिम की लापरवाही की वजह से प्रीति गायब हुई है, जिसके चलते शेखावत सर उसे सस्पेंड कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि विक्रम अपनी छुट्टियां मना रहा होता है कि तभी उसके पास एक फोन आता है जिससे कि पता चलता है कि नेहा गायब हो गई है। विक्रम तुरंत दौड़ते भागते शेखावत सर के पास पहुंचता है और नेहा का केस खुद हैंडल करने की मांग करता है, पर यहाँ उसे पता चलता है कि शेखावत सर ने यह केस अक्षय को दे दिया है। तो अब अक्षय विक्रम के ऊपर ही शक करने लग जाता है क्योंकि आखिरी टाइम विक्रम की नेहा से बहस हुई थी। साफ तौर पर कहें तो अक्षय को मौका मिल गया था विक्रम को परेशान करने का और वो वही चीज करना शुरू कर देता है, पर नेहा तो विक्रम की प्रेमिका थी इसलिए केस न मिलने पर भी वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। रात होने पर विक्रम चुपके से नेहा के घर जाता है ताकि कोई सुराग मिल सके तो उसे वहाँ पर इत्र की खुशबू सुंघाई पड़ती है। विक्रम को समझ आता है कि नेहा के घर में ही कुछ गड़बड़ हुई है और वहाँ से ही उसे गायब किया गया है। नेहा फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करती थी तो विक्रम पिछले 3 महीने के वो सारे केसेस देखने लग जाता है जिसकी नेहा ने जांच करी थी। तभी उसे प्रीति का केस दिखाई पड़ता है और उसे फील होता है कि जिस तरह प्रीति गायब हुई थी वैसे ही नेहा भी गायब हुई है। विक्रम उस ऑफिसर से जाके मिलता है जो प्रीति का केस हैंडल कर रहा था तो वो बताता है कि नेहा को कुछ सुराग मिला था जिसे वो बताने वाली थी, पर उससे पहले ही वो गायब हो गई। प्रीति के केस में उसके गाड़ी के पास से एक रुई का टुकड़ा मिला था जिसे सूंघने पर विक्रम को सेम उसी इत्र की खुशबू आती है जो नेहा के घर से आ रही थी। तो उसे अब थोड़ा थोड़ा यकीन होने लग जाता है कि जिसने प्रीति को किडनैप किया है उसने ही नेहा को भी किडनैप किया है। विक्रम अब प्रीति के केस को हैंडल करने लग जाता है और सीधा इब्राहिम से जाकर मिलता है क्योंकि ज्यादा चीजें उसने ही देखी थी। इब्राहिम ने एक मैकेनिक को स्कूटर बनने को दिया हुआ
हुआ था तो वो लेता है और फिर सभी लोग उसके घर जाते हैं और वहाँ इब्राहिम उन्हें सब कुछ बता देता है। अब विक्रम और जानकारी लेने के लिए प्रीति के घर जाता है तो वहाँ उसे पता चलता है कि वो लोग उसके असली मम्मी पापा नहीं हैं, बल्कि प्रीति हमेशा से अनाथ थी। उनके भैया भाभी ने प्रीति को सरस्वती अनाथालय से अडॉप्ट किया था और फिर अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे, पर एक प्लेन क्रैश में भैया भाभी मारे गए और प्रीति अकेले हो गई। तो तब से वो हमारे साथ है और हम ही उसका ख्याल रखते हैं। यहाँ ये भी बात पता चलती है कि प्रीति हर महीने सरस्वती अनाथालय में डोनेशन करती रहती थी और अमेरिका में जो प्रॉपर्टी थी वो उसके ही नाम थी। तो अब विक्रम को प्रीति के मम्मी पापा पर भी शक होने लग जाता है कि कहीं इन लोगों ने जायदाद के चक्कर में उसे ना मार दिया हो। विक्रम सरस्वती अनाथालय जाता है जहाँ पर उसे सरस्वती नाम की औरत मिलती है जो कि उस अनाथालय को चलाती थी, पर वहाँ उसे कोई भी खास जानकारी नहीं मिलती। प्रीति के माता पिता बताते हैं कि प्रीति पड़ोस में रहने वाली शीला नाम की औरत के साथ ज्यादा समय बिताती थी और उनकी काफी बनती थी। तो विक्रम शीला से पूछताछ करने के लिए पहुंच जाता है। शीला का डिवोर्स हो चुका था तो वो घर में अकेले ही रहती थी और डिवोर्स होने के कारण मोहल्ले में उससे कोई ज्यादा बातचीत भी नहीं करता था, लेकिन प्रीति ही एकलौती इंसान थी जो उसे जज किए बिना उससे बात करती थी। फिर इसके बाद विक्रम प्रीति के कॉलेज जाता है जहाँ उसके दोस्त अजय और एकता से बातचीत करता है, पर कुछ खास बात पता नहीं चल पाती। अब जितने भी लोग सस्पेक्ट थे उन सभी के फिंगरप्रिंट्स और डीएनए सैंपल लिए जाते हैं ताकि कोई भी सबूत मिलने पर उससे मैच कराया जा सके। विक्रम को पता चलता है कि प्रीति के गायब होने से पहले प्रीति अपने दोस्तों के साथ एक क्लब में गई थी, तो विक्रम वहीं पर पहुंच जाता है ताकि उसे कोई जानकारी मिल सके। तो वहां उसे बंटी नाम का एक बारटेंडर दिखता है तो उससे पूछताछ करने लग जाता है, पर जैसे ही बंटी को पता चलता है कि वो पुलिस वाला है तो वो तुरंत वहां से भाग खड़ा होता है, पर विक्रम उसका पीछा करते हुए उससे पकड़ लेता है और तब पता चलता है कि उसे प्रीति के बारे में कुछ नहीं पता, बल्कि वो इसलिए भागा था क्योंकि वो ड्रग सप्लाई करने का काम करता था। विक्रम प्रीति के घर जाता है और मम्मी पापा से कहता है कि घर में एक पूजा रखी है जिसमें कि सभी को इनवाइट करना है। रोहित विक्रम से पूछता है कि ऐसा करने से क्या होगा, तो विक्रम कहता है कि जिसने किडनैप किया है वो शायद ही इस पूजा में आएगा, तो जो नहीं आएगा हम उससे पूछताछ करेंगे और अगर आ भी गया तो वो ऐसे सुराग जरूर छोड़ेगा जिससे हमें कुछ पता चल जाए, तो इसमें हमारा ही फायदा है। अब हम देखते हैं कि घर में पूजा रखवाई जाती है जहाँ सभी लोग आए होते हैं और विक्रम सब पे नजर रख रहा होता है। तभी वहाँ पर शीला आती है और घबराते हुए सबको अपने घर चलने को कहती है। जब सब लोग वहाँ पहुँचते हैं तो देखने मिलता है कि उसके दरवाजे के बाहर एक कागज पड़ा हुआ है जिसमें कि लिखा था कि विक्रम लाश राजू गोडाउन के सामने है। अब ये देखकर प्रीति के माता पिता घबरा जाते हैं कि कहीं प्रीति को कुछ हो ना गया हो, पर कागज पर नाम विक्रम का लिखा हुआ था तो अब विक्रम की हालत एकदम खराब होने लग जाती है, ये सोचकर कि कहीं नेहा के साथ कुछ ना हो गया हो। पर उसके दिमाग में नेहा के साथ बिताए हर पल याद आने लग जाते हैं और वो बुरी तरह से डर जाता है। तभी वहाँ हवन कुंड में आग जलता देख उसे पैनिक अटैक आ जाता है और वो तुरंत बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि विक्रम एक लड़की के साथ रहता था जो कि देखने में तो शायद उसकी बहन लगती है, पर हमें साफ तौर पर बताया नहीं जाता। लड़की विक्रम को बताती है कि वो दो लोग दोबारा घर के पास आए थे और दूर खड़े होकर मुझे देख रहे थे। विक्रम उसकी बातों को सुनता है पर बिना कुछ बोले उसे दवाई खाने के लिए कहने लगता है, पर लड़की गुस्से में दवाई खाने को मना कर देती है और कहती है कि वो पागल नहीं है। विक्रम अपने नौकर से पूछता है तो वो यही बताता है कि वहाँ पर कोई भी आदमी नहीं आया था। अब हम देखते हैं कि विक्रम दोबारा से शीला के पास जाता है पूछताछ करने के लिए, तो उसके यहाँ पर एक स्केच दिखाई पड़ता है जो कि उसने खुद बनाया था, तो विक्रम उसकी फोटो ले लेता है। स्केच में एक बच्चे की आईब्रोज जिस तरह बनाई गई थी उसी तरह उस कागज में वैसे ही लिखा गया था। तो जांच पड़ताल करने के बाद सारा शक शीला के ऊपर ही चला जाता है। दोबारा जांच पड़ताल करने पर शीला के घर में एक नीली कार मिलती है जिसमें कि प्रैक्टिस नोट्स रखे हुए थे, तो अब शीला को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूछताछ करने पर शीला बताती है कि वो नोट मैंने ही लिखकर दरवाजे पर डाला था क्योंकि प्रीति के जाने के बाद मैं अकेली पड़ गई और मुझसे बात करने वाला कोई नहीं था, तो मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि सबका ध्यान मेरी ओर जाए और मुझे अटेंशन मिले, लेकिन मैंने प्रीति और नेहा के साथ कुछ भी नहीं किया है। विक्रम शीला का पॉलीग्राफ टेस्ट से लेकर नार्को टेस्ट तक करवा डालता है पर कोई भी ठोस सबूत शीला के खिलाफ नहीं मिलता, पर तब भी विक्रम को शीला के ऊपर ही शक हो रहा होता है। उधर इब्राहिम विक्रम को खबर देता है कि जो नीली गाड़ी शीला के यहाँ मिली है वो गाड़ी उस गाड़ी से अलग है जो उसने हाईवे पर देखी थी। तभी रोहित उसे खबर देता है कि राजा गोडाउन के पीछे एक डेड बॉडी मिली है पर वो इतनी सड़ गई है कि पहचान नहीं हो पा रही। ये बात सुनकर विक्रम की हालत फिर से खराब हो जाती है और फिर से वैसे ही घबराहट और डर के मारे उसकी सांसें फूलने लग जाती हैं। यहाँ पर फिर से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि जो लड़की विक्रम के साथ
रहती थी उसे मास्क पहने दो आदमी उठा ले जाते हैं। फिर जब विक्रम लड़की को ढूंढता है तो उसी जगह पर आ जाता है जो जगह और सीन हमें फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। और यहाँ हमें पता चलता है कि जो हमें जलते हुए दिखाया गया था वो वही लड़की थी जो विक्रम के साथ रहती थी और वही दर्दनाक हादसा हमेशा उसे याद आता रहता था। रोहित उसे ये भी जानकारी देता है कि शीला के सैंडल्स में जो मिट्टी मिली थी उसका टेस्ट कराने पर पता चला है कि वो मिट्टी इसी जगह की है, जिसका मतलब कि वो यहाँ आई थी। अब विक्रम को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि शीला ने ही सब कुछ किया है, तो वो उसे 3rd डिग्री टॉर्चर करते हुए पूछताछ करने लग जाता है। पर शीला बार बार वही चीजें कह रही होती है जो उसने बताई थी। तभी रोहित उसे जानकारी देता है कि वो डेड बॉडी प्रीति की है, जिसे सुनकर विक्रम को राहत मिलती है कि नेहा अभी जिंदा है। पर यह दुख भी होता है कि प्रीति अब मर चुकी है। अब विक्रम को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से पता चलता है कि प्रीति के नाखून में अजय का डीएनए मिला है और उसके दांत में उसके पिता का डीएनए मिला है और उसके जांघों के पास सरस्वती का बाल मिला है। अब ये सब जानने के बाद विक्रम इस बात से परेशान हो जाता है कि आखिर प्रीति के साथ हुआ क्या था और कितने लोग शामिल हैं उसे मारने के लिए। विक्रम अजय से पूछताछ करता है तो यही पता चलता है कि वो प्रीति का बॉयफ्रेंड था। तो प्रीति के नाखून में जो अजय का डीएनए था वो कुछ चिपका चिपकी करते टाइम ही आया होगा। अब हम देखते हैं कि विक्रम रोहित की बीवी सपना को बुलाता है और कहता है कि तुमने ये बात क्यों नहीं बताई कि तुम उसी अनाथालय से हो जहाँ से प्रीति थी। विक्रम बताता है कि प्रीति के साथ सपना भी उसी अनाथालय में रहती थी और एक दिन एक फैमिली अडॉप्शन के लिए आई तो उन्होंने तुम्हें नहीं प्रीति को चुना, जिस बात से तुम प्रीति से बहुत गुस्सा हो गई। विक्रम को ये सारी बातें सरस्वती मैम से पता चली थी और थोड़ा खोजबीन करने पर उसने सब कुछ पता कर लिया था। अब रोहित की बीवी सपना भी विक्रम के शक के घेरे में आ चुकी थी और अब ये केस धीरे धीरे और भी पेचीदा होता जा रहा था। हम देखते हैं कि विक्रम को एक लड़की की खबर मिलती है जिससे पता चलता है कि जब वो उसी सेम हाईवे से जा रही थी तो एक टोपी लगाए और काला चश्मा पहने आदमी उसकी गाड़ी को रोकता है और शीशा नीचे करने को कहता है, लेकिन वो लड़की ऐसा नहीं करती और कैसे भी करके वहां से निकल जाती है। लड़की ने प्रीति की खबर न्यूज में पढ़ी थी तो उसे यही लगा कि शायद उसके साथ भी सेम हो रहा है, इसलिए वो कंप्लेन लिखवाने आ गई थी। लड़की ये जानकारी देती है कि वो आदमी व्हाइट एम्बेसडर में आया था। तो विक्रम टोल नाका के सीसीटीवी फुटेज में उस कार को ढूंढने लग जाता है पर उसे वो कार नहीं मिलती। तभी विक्रम नोटिस करता है कि एक ट्रक में बैठा आदमी वैसे ही एक टोपी और काला चश्मा लगाए हुए है। वो प्रीति के गायब होने वाली दिन की फुटेज चेक करता है तो उसमें भी सेम वैसा ही आदमी ट्रक के साथ दिखाई पड़ता है। तो विक्रम को शक हो जाता है कि ये आदमी वही है जिसने प्रीति को किडनैप किया था। आदमी की फोटो क्लियर नहीं दिख रही थी पर थोड़ा दिमाग में जोर डालने पर उसे यह एहसास होता है कि उसने ऐसा दाढ़ी वाला इंसान कहीं तो देखा है। और तब उसे याद आता है कि जब इब्राहिम अपनी स्कूटर लेने गया था तो जो मैकेनिक था वही वो टोपी वाला आदमी है। विक्रम तुरंत इब्राहिम के पास जाता है और उससे पता पूछकर सीधा मैकेनिक के घर ही पहुंच जाता है जहां वही नीली गाड़ी खड़ी मिलती है। वहां पर उसे वही इत्र की खुशबू सुंघाई पड़ती है जो उसे रूई में और नेहा के कमरे में सुंघाई दी थी। तो उसे यकीन हो जाता है कि वो यही इंसान है जिसने दोनों की किडनैपिंग की है। तभी वो मैकेनिक विक्रम पर गोली चला देता है और वहां से भागने लग जाता है। तो विक्रम उसका पीछा करता है। मौसम बहुत खराब था और बहुत तेज बारिश हो रही थी तो एक जोर की बिजली कड़कती है और सीधा विक्रम के सामने वाले पेड़ पर गिरती है जिससे कि उसमें आग लग जाती है और उस आग को देखकर विक्रम को पैनिक अटैक आने लग जाता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए मैकेनिक इब्राहिम को गोली मार देता है जिससे कि उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और जैसे ही वो विक्रम को गोली मारने वाला होता है कि तभी वहां अक्षय आ जाता है और विक्रम को बचा लेता है। वो इंसान जो हमेशा विक्रम से चिढ़ता रहता था आज उसी ने उसकी जान बचाई, क्योंकि भले ही उनके बीच काम को लेकर रंजिश थी पर थे तो दोनों एक ही डिपार्टमेंट के। मैकेनिक के ऊपर गोली तानने के बाद वो बताता है कि उसे किडनैपिंग करने का पैसा मिला था और चाहो तो मैं आपको उनके पास ले जा सकता हूँ। मैकेनिक उसे एक घर के पास ले जाता है और बताता है कि वो यहीं पर रहते हैं। तो विक्रम जब अंदर जाता है तो जो इंसान वहाँ मिलता है उसे देखकर वो हैरान हो जाता है। वहाँ पर उसका जूनियर ऑफिसर रोहित था और वो विक्रम से कहता है कि मुझे पता था कि तुम्हें एक न एक दिन पता चल ही जाएगा, क्योंकि सच तुमसे छुपता नहीं। विक्रम उससे पूछने लगता है कि तुमने नेहा के साथ क्या किया है। तो रोहित बात को घुमाने लग जाता है और अपनी बंदूक निकालकर विक्रम पर चलाने ही वाला होता है कि तभी विक्रम अपने बचाव में गोली चला देता है जो कि रोहित के माथे को पार कर जाती है और उसकी तुरंत मौत हो जाती है। विक्रम को उसी घर में नेहा रस्सियों से बंधी मिलती है और एक तरफ वो नेहा को पाकर खुश था, वहीं अपने ही दोस्त को गोली मारकर बहुत दुखी भी था। पर ये राज खुलना अभी बाकी था कि उसने ऐसा क्यों किया। अब हम देखते हैं कि रोहित का अंतिम संस्कार किया जा रहा होता है जहाँ सपना मौजूद होती है। तो विक्रम उससे पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। और यहाँ
जहां अब सारे राज खुलने की बारी आ जाती है। सपना बताती है कि ये सब तब शुरू हुआ जब मैं और प्रीति अनाथालय में रहते थे। सपना को प्रीति के साथ रहना बहुत पसंद था और जब वो 14 साल की हुई तब उसे एहसास हुआ कि उन दोनों के बीच जो दोस्ती है वो उससे भी बढ़कर है। यानी कि सपना को प्रीति उस तरह से पसंद थी जैसे कि एक लड़की को लड़का पसंद होता है, यानी कि वो लेस्बियन थी। सपना तो प्रीति को पसंद करती थी पर प्रीति को ये बात नहीं पता थी। पर सपना के रहन सहन से सरस्वती मैम को यह एहसास हो गया था कि उसकी फीलिंग्स कुछ अलग हैं, इसीलिए उन्होंने उन दोनों को धीरे धीरे अलग कर दिया। फिर एक दिन एक फैमिली अडॉप्शन के लिए आई तो उन्होंने प्रीति को चुना और प्रीति ने भी उन्हें चुन लिया और वो वहाँ से चली गई। सपना को हर दिन प्रीति याद आती थी पर सरस्वती मैम ने उसे समझाया कि ये एक दौर है जो बीत जाएगा, तो उसने अपनी सारी फीलिंग्स दबा दी। प्रीति बताती है कि बड़े होकर मेरी रोहित से दोस्ती हुई और रोहित कब मुझसे प्यार करने लगा मुझे पता ही नहीं चला। उसने मेरी हाँ का 2 साल इंतजार किया तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उससे ही शादी कर ली। पर हमारे रिश्ते में एक अजीब सी दूरी थी जो रोहित कभी समझ नहीं पाया और न ही मैं उसे बता पाई। अब एक दिन रोहित और सपना ऐसे ही घूमने के लिए क्लब जाते हैं जहाँ पर सपना को प्रीति दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। सपना प्रीति से बात करने के लिए जाती है और वो उसे दोबारा मिलने के लिए कह देती है। प्रीति से मिलने के बाद जो फीलिंग सपना ने अपने अंदर दबा के रखी हुई थी वो फिर से बाहर आना शुरू हो जाती है और उन्हें रोक नहीं पाती। एक दिन सपना प्रीति को मिलने बुलाती है और उससे वो 3 प्यार भरे शब्द कह डालती है, जिसे सुनकर प्रीति का रिएक्शन वैसा ही होता है जैसा होना चाहिए था, क्योंकि प्रीति तो स्ट्रेट थी, यानी कि उसे लड़के ही पसंद थे, इसीलिए वो उसे ना कहकर चली जाती है। प्रीति की ना सुनने के बाद सपना अब एकदम गम में चली जाती है और धीरे धीरे डिप्रेस्ड होने लग जाती है और उसे ऐसा लगने लगता है कि शायद मेरी तरह प्रीति की भी फीलिंग्स को दबा दिया गया है और ये सारी चीजें सोच सोच के वो पागल होने लग जाती है। जो मैकेनिक सपना की गाड़ी की सर्विसिंग करने आता था, सपना उसी को पैसे के बदले प्रीति को किडनैप करने को कह देती है। मैकेनिक रात में प्रीति के घर में घुसकर उसकी गाड़ी खराब कर देता है, जिससे कि जब वो कहीं जाए तो रास्ते में ही रुक जाए। फिर अगले दिन ऐसा ही होता है और वो मैकेनिक एक नीली गाड़ी लेकर आता है और प्रीति की मदद करने के बहाने से उसे पास बुलाकर उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है। फिर उसे गाड़ी की डिग्गी में डालकर और गाड़ी को ट्रक में डालकर हाईवे से निकल जाता है और इसीलिए किसी को नीली गाड़ी नहीं दिखाई पड़ी थी। प्रीति को जब होश आता है तो अपने सामने सपना को देखती है और तब सपना उसे छूते हुए उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाती है। प्रीति अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है और इसी खींचातानी में सपना उसे गुस्से में धक्का दे देती है और उसका सर किसी कांच वाली चीज से टकरा जाता है और प्रीति की मौत हो जाती है। रोहित जब घर आता है तो वहाँ का नजारा देखकर दंग रह जाता है। तब सपना रोते हुए कहने लगती है कि मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, बल्कि मैं तो उससे प्यार करती थी, पर यह सब कुछ गलती से हो गया। सपना से बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी, पर रोहित तो उससे प्यार करता ही था, इसलिए खुद पुलिस वाला होकर भी उसे बचाने का सोच लेता है। रोहित प्रीति की बॉडी गाड़ देता है और इस तरह से गाड़ता है कि उसकी बॉडी जल्दी डिकम्पोज हो जाए। प्रीति के केस में जो सबूत मिले थे उसे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में नेहा देख रही थी और उसने काफी कुछ पता कर लिया था जिससे कि किडनैपर का पता चलने वाला था, इसीलिए अब रोहित उसे भी ठिकाने लगाने का सोच लेता है। एक दिन रोहित नेहा के घर जाता है और उसके जूस में कुछ मिला देता है जिससे कि वो बेहोश हो जाती है और तब वो मैकेनिक और रोहित दोनों उसे उठाकर लेके चले जाते हैं। सपना बताती है कि नेहा को हम मारना नहीं चाहते थे, बल्कि केस खत्म होने के बाद उसे छोड़ने वाले थे। शीला ने सच में अटेंशन पाने के लिए वो नोट लिखा था, तो उसी बात का फायदा उठाते हुए रोहित ने प्रीति की लाश को निकाला और राजू गोडाउन के पीछे गाड़ दिया ताकि सारा शक शीला पर जाए। और गाड़ने से पहले रोहित ने अजय, सरस्वती मैम और प्रीति के पिता के डीएनए सैंपल लेके प्रीति के बॉडी पर लगा दिए ताकि ये केस थोड़ा और खींचता चला जाए। फिर उस गोडाउन की मिट्टी लेकर शीला के सैंडल में मिली मिट्टी में मिला दिए ताकि सारे सबूत पक्के हो जाएं कि शीला ही कातिल है। सपना कहती है कि इसमें रोहित की गलती नहीं थी, वो तो बस मुझे बचा रहा था। विक्रम को रोहित के घर से एक डायरी मिलती है जिसमें कि रोहित ने विक्रम के लिए लिखा हुआ था कि मुझे यकीन है कि तुम एक दिन मुझ तक पहुंच जाओगे और उस दिन मैं अपनी गन से तुम्हें मारने की कोशिश करूंगा, लेकिन मेरी गन में गोलियां नहीं होंगी। सिर्फ तुम्हारी गोली से ही मुझे एक इज्जतदार मौत मिल सकती है और तुम्हारे साथ काम करके मजा आया। रोहित जानता था कि जो वो कर रहा है वो गलत है, पर प्यार के चक्कर में वो सब कुछ करते जा रहा था और अब उसका बेमतलब में ही अंत हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि विक्रम इब्राहिम के घर जाता है उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। फिर उसके बाद वो सरस्वती मैम से मिलता है, जहाँ वो कह रही होती हैं कि अगर उन्होंने बचपन में सपना को नहीं रोका हो
होता तो आज प्रीति जिंदा होती। इस बात पर विक्रम कहता है कि सपना के क्राइम के लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, पर जो सपना प्रीति के लिए फील करती थी वो भी क्राइम नहीं है। अब हम देखते हैं कि विक्रम और नेहा साथ में बैठे होते हैं कि तभी नेहा उससे दोबारा पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ पास्ट में क्या हुआ था। विक्रम अपने बीते हुए कल को याद करके काफी घबरा जाता है और कहता है कि मैं फिर कभी बताऊंगा। अब दोनों लोग कहीं जाने के लिए कार की ओर बढ़ते हैं कि तभी कोई अनजान इंसान विक्रम के ऊपर घात लगाए बैठा होता है और उसे देखते ही उस पर गोली चला देता है। और इसी सस्पेंस के साथ कि आखिर वो कौन था जिसने गोली चलाई, मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस फिल्म की एंडिंग की बात करें तो हमें यहाँ यही समझ आता है कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा और उस पार्ट में हमें विक्रम के पास्ट में छुपे हुए राज को दिखाया जाएगा। ये फिल्म देखने पर ऐसा फील होता है कि बहुत ही बढ़िया कहानी है और काफी मस्त सस्पेंस है, पर आपका दिमाग अभी खराब हो जाएगा अगर मैं बताऊं कि ये फिल्म एक रीमेक है। जी हाँ, ये फिल्म 2020 में आई तेलुगु मूवी हिट द फर्स्ट केस का रीमेक है। फिल्म रीमेक है, पर बात यहाँ ये है कि दोनों ही फिल्म के राइटर डायरेक्टर एक ही इंसान है। हम बॉलीवुड को दुआ देते रहते हैं ये कह के कि बस रीमेक ही बनती हैं, ओरिजिनल कुछ नहीं बचा। तो अब तो ओरिजिनल फिल्म के राइटर डायरेक्टर अपनी ही फिल्म को हिंदी भाषा में बना के रीमेक कर रहे हैं, तो अब क्या ही कहा जाए। बस यहाँ अलग ये होता है कि फिल्म में एक्टर्स बदल जाते हैं और फिल्म बनाने के लिए पैसा लगाने वाला प्रोड्यूसर बदल जाता है और बाकी सब लगभग सेम ही होता है। यहाँ तक कि इस फिल्म का नाम भी नहीं बदला गया। ये चीज पहले तो फायदेमंद होती थी क्योंकि तब इंटरनेट का सैलाब नहीं आया था, तो जो टीवी में फिल्म आती थी वही देख लेते थे। पर अब इंटरनेट हर किसी के हाथ में है, तो लोग कंटेंट देखने के मामले में काफी एक्टिव हो गए हैं। इसीलिए इससे पहले कि किसी मूवी का रीमेक बने उसका ओरिजिनल देख लेते हैं और यही कारण है जर्सी, बच्चन पांडे और इस मूवी के फ्लॉप होने का। ये बात अब राइटर डायरेक्टर को फिल्म बनाने और प्रोड्यूसर को पैसा लगाने से पहले सोचना चाहिए कि अब पब्लिक विकसित हो चुकी है और वो उन चीजों को नहीं देखने वाली जो पहले से ही मौजूद हैं। इसे हम रीमेक तो नहीं कह सकते हैं, पर तेलुगु मूवी हिट द फर्स्ट केस का हिंदी वर्जन कह सकते हैं। तेलुगु मूवी का भी सेकंड पार्ट आएगा और इधर उधर टटोलने पर यह पता चला है कि इसी महीने के आसपास आने वाला है, तो हमें वो पार्ट देखकर पता चल ही जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। तो शायद इसका हिंदी वर्जन और बुरी तरह पिट जाए और सेकंड पार्ट कोई देखे ही ना। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जो हिंदी वर्जन का क्लाइमैक्स है वो तेलुगु से बिल्कुल ही अलग है। तेलुगु वर्जन में दिखाया गया है कि सपना की एक छोटी बहन होती है और उसकी बहन, वो और प्रीति तीनों साथ में अनाथालय में रहते थे। एक दिन एक फैमिली अडॉप्शन के लिए आती है, तो सपना प्रीति से कहती है कि अगर वो तुम्हें चुने तो तुम मेरी बहन का नाम ले लेना, क्योंकि उसके दिल में छेद है, तो अगर कोई उसे अडॉप्ट करेगा और उसका इलाज कराएगा तो वो ठीक हो जाएगी। वो फैमिली प्रीति को ही चुनती है, पर प्रीति सपना की बहन का नाम नहीं लेती बल्कि चुपचाप उस फैमिली के साथ निकल लेती है। ये मतलबीपन देखकर सपना के अंदर प्रीति के लिए गुस्सा भर जाता है और उसका गुस्सा कभी ठंडा नहीं होता और कुछ टाइम बाद उसकी बहन की मौत हो जाती है, तो उसके दिमाग में प्रीति का ये मतलबीपन हमेशा के लिए बैठ जाता है। फिर जब सपना बड़ी होती है तो प्रीति उसे एक क्लब में दिखाई पड़ती है, तो फिर वो अपना बदला लेने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है और मैकेनिक से किडनैप करवा के उसे मार डालती है। लेकिन फिर बाद में उसे एहसास होता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो तब रोहित उसकी मदद करता है उसे बचाने में। तो तेलुगु फिल्म का क्लाइमैक्स कुछ ऐसा है, पर हिंदी वर्जन में हमें एक लेस्बियन की वन साइडेड लव स्टोरी दिखाई गई है। पर्सनली कहूँ तो मुझे तेलुगु मूवी का क्लाइमैक्स ज्यादा अच्छा लगा और वो लॉजिकल भी लगता है और फिट भी बैठता है। लेकिन हिंदी वर्जन में एक तरफा प्यार वाली कहानी कुछ ठीक बैठ नहीं पाती क्योंकि उसमें बहुत सी कमियां हैं। सरस्वती मैम ने विक्रम से कहा था कि अगर वो सपना को नहीं रोकती तो शायद प्रीति जिंदा होती, पर बात यहाँ ये है कि लेस्बियन होना तो अंदर से ही आता है, तो अगर सपना लेस्बियन है तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि प्रीति भी लेस्बियन ही बन जाती, क्योंकि उसे तो वो फीलिंग कभी आती ही नहीं। तो एक ना एक दिन तो सपना का दिल टूटना ही था। फिर जब रोहित को उससे प्यार हुआ तो उससे पहले ही सब कुछ क्लियर कर देना चाहिए था कि वो स्ट्रेट नहीं है, तो शायद रोहित को इस झमेले में पड़ना ही नहीं पड़ता और बेवजह अपने दोस्त के हाथों मारा नहीं जाता। अगर सपना को लड़कियां ही पसंद थी तो वो किसी और से भी प्यार कर सकती थी, क्योंकि जो बचपन का प्यार होता है वो इतना सयाना भी नहीं होता कि उसे भुला ना पाए। और सपना तो अनाथ थी, तो वो चाहे जिस तरह भी अपनी लाइफ गुजार सकती थी, क्योंकि उसे रोकने टोकने वाला तो कोई था नहीं, तो वो मनचाहा साथी चुन सकती थी। बिना ये जाने कि सामने वाला किस चीज में इंटरेस्टेड है उसके ऊपर अपना प्यार थोपना ये कभी भी सही नहीं होता। तो यहाँ पर सारी गलती सपना की थी, लेकिन भुगतना प्रीति और रोहित को पड़ा। अब
अब मैंने तो आपको दोनों ही फिल्म का क्लाइमैक्स बता दिया है, तो आप ही जरा बताइए कि आपको कौन सा क्लाइमैक्स ज्यादा पसंद आया। अब एक्टिंग की बात करें तो राजकुमार राव एक दमदार एक्टर हैं और वो जो भी रोल निभाते हैं वो बड़ी बखूबी से निभाते हैं और एक गुस्सैल, अड़ियल लेकिन अंदर से नरम दिल वाले पुलिस ऑफिसर का रोल उन्होंने काफी अच्छे से निभाया है। मैंने दोनों ही फिल्म देखी हैं, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि राजकुमार राव ने ज्यादा अच्छे से विक्रम का रोल निभाया है, क्योंकि उनके चेहरे पर जो डर, घबराहट, गुस्सा दिखता है वो हमें साफ नजर आता है और हम उनके इमोशंस को ज्यादा बेहतर फील कर पाते हैं। सानिया मल्होत्रा का इसमें कुछ खास रोल तो नहीं था, पर जितना भी था उन्होंने काफी सही ही निभाया है। वहीं बाकी और जितने भी सह कलाकार हैं उन सभी ने अपने किरदार को अच्छे से निभाया है। इस फिल्म को बस 2 वजह से ही आप देख सकते हैं। पहली वजह यह है कि अगर आपने तेलुगु वर्जन नहीं देखा है तो आप बिंदास फिल्म को देखिए, आपको वो बांध कर रखेगी। लेकिन अगर आपने तेलुगु वर्जन देखा है तो ये फिल्म सेम ही है, कुछ नई कहानी नहीं है। और दूसरा रीजन ये है कि भले ही आपने तेलुगु वाली देख रखी है पर फिर भी आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि इसमें राजकुमार राव हैं। अगर कोई उसे अडॉप्ट करेगा और उसका इलाज कराएगा तो वो ठीक हो जाएगी। वो फैमिली प्रीति को ही चुनती है, पर प्रीति सपना की बहन का नाम नहीं लेती बल्कि चुपचाप उस फैमिली के साथ निकल लेती है। ये मतलबीपन देखकर सपना के अंदर प्रीति के लिए गुस्सा भर जाता है और उसका गुस्सा कभी ठंडा नहीं होता। और कुछ टाइम बाद उसकी बहन की मौत हो जाती है तो उसके दिमाग में प्रीति का ये मतलबीपन हमेशा के लिए बैठ जाता है। फिर जब सपना बड़ी होती है तो प्रीति उसे एक क्लब में दिखाई पड़ती है, तो फिर वो अपना बदला लेने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है और मैकेनिक से किडनैप करवा के उसे मार डालती है। लेकिन फिर बाद में उसे एहसास होता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो तब रोहित उसकी मदद करता है उसे बचाने में। तो तेलुगु फिल्म का क्लाइमैक्स कुछ ऐसा है, पर हिंदी वर्जन में हमें एक लेस्बियन की वन साइडेड लव स्टोरी दिखाई गई है। पर्सनली कहूँ तो मुझे तेलुगु मूवी का क्लाइमैक्स ज्यादा अच्छा लगा और वो लॉजिकल भी लगता है और फिट भी बैठता है। लेकिन हिंदी वर्जन में एक तरफा प्यार वाली कहानी कुछ ठीक बैठ नहीं पाती, क्योंकि उसमें बहुत सी कमियां हैं। सरस्वती मैम ने विक्रम से कहा था कि अगर वो सपना को नहीं रोकती तो शायद प्रीति जिंदा होती, पर बात यहाँ ये है कि लेस्बियन होना तो अंदर से ही आता है। तो अगर सपना लेस्बियन है तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि प्रीति भी लेस्बियन ही बन जाती, क्योंकि उसे तो वो फीलिंग कभी आती ही नहीं। तो एक ना एक दिन तो सपना का दिल टूटना ही था। फिर जब रोहित को उससे प्यार हुआ तो उससे पहले ही सब कुछ क्लियर कर देना चाहिए था कि वो स्ट्रेट नहीं है, तो शायद रोहित को इस झमेले में पड़ना ही नहीं पड़ता और बेवजह अपने दोस्त के हाथों मारा नहीं जाता। अगर सपना को लड़कियां ही पसंद थी तो वो किसी और से भी प्यार कर सकती थी, क्योंकि जो बचपन का प्यार होता है वो इतना सयाना भी नहीं होता कि उसे भुला ना पाए। और सपना तो अनाथ थी, तो वो चाहे जिस तरह भी अपनी लाइफ गुजार सकती थी, क्योंकि उसे रोकने टोकने वाला तो कोई था नहीं, तो वो मनचाहा साथी चुन सकती थी। बिना ये जाने कि सामने वाला किस चीज में इंटरेस्टेड है उसके ऊपर अपना प्यार थोपना ये कभी भी सही नहीं होता। तो यहाँ पर सारी गलती सपना की थी, लेकिन भुगतना प्रीति और रोहित को पड़ा। अब मैंने तो आपको दोनों ही फिल्म का क्लाइमैक्स बता दिया है, तो आप ही जरा बताइए कि आपको कौन सा क्लाइमैक्स ज्यादा पसंद आया। अब एक्टिंग की बात करें तो राजकुमार राव एक दमदार एक्टर हैं और वो जो भी रोल निभाते हैं वो बड़ी बखूबी से निभाते हैं और एक गुस्सैल, अड़ियल लेकिन अंदर से नरम दिल वाले पुलिस ऑफिसर का रोल उन्होंने काफी अच्छे से निभाया है। मैंने दोनों ही फिल्म देखी हैं, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि राजकुमार राव ने ज्यादा अच्छे से विक्रम का रोल निभाया है, क्योंकि उनके चेहरे पर जो डर, घबराहट, गुस्सा दिखता है वो हमें साफ नजर आता है और हम उनके इमोशंस को ज्यादा बेहतर फील कर पाते हैं। सानिया मल्होत्रा का इसमें कुछ खास रोल तो नहीं था, पर जितना भी था उन्होंने काफी सही ही निभाया है। वहीं बाकी और जितने भी सह कलाकार हैं उन सभी ने अपने किरदार को अच्छे से निभाया है। इस फिल्म को बस 2 वजह से ही आप देख सकते हैं। पहली वजह यह है कि अगर आपने तेलुगु वर्जन नहीं देखा है तो आप बिंदास फिल्म को देखिए, आपको वो बांध कर रखेगी। लेकिन अगर आपने तेलुगु वर्जन देखा है तो ये फिल्म सेम ही है, कुछ नई कहानी नहीं है। और दूसरा रीजन ये है कि भले ही आपने तेलुगु वाली देख रखी है पर फिर भी आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि इसमें राजकुमार राव हैं। अगर आप राजकुमार राव की फिल्म और उनकी एक्टिंग के फैन हैं तो उनके लिए आप ये फिल्म देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने एक तरफा प्यार के लिए क्या क्या किया है, मतलब कि उसे पाने के लिए क्या चीजें की हैं। और वो लोग भी जरा बताइए कि जो आपके लिए वन साइडेड लवर होते हैं वो आपको पाने के लिए क्या क्या हरकतें कर डालते हैं, जिससे कि आप मान भी जाते हैं या फिर उससे परेशान हो जाते हैं। आपके साथ अगर ऐसा कभी हुआ हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये था एक्सप्लेनेशन हिट द फर्स्ट केस मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए।